हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम देखेंगे द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 से लेके 1848 तक। तो इसे क्यों एज ऑफ रेवोल्यूशंस कहते हैं बच्चों? इसलिए कहते हैं क्योंकि इस टाइम पे यूरोप के अंदर बहुत सारे रेवोल्यूशंस हो रहे थे, इसीलिए इसका नाम पड़ गया एज ऑफ रेवोल्यूशंस। और ये होता है 1830 से लेके 1848 में। अब इसमें आपको क्या बहुत सारे रेवोल्यूशन याद रखना है? नहीं, आपको मेन दो बातों पे फोकस करना है। ये जो एज ऑफ रेवोल्यूशंस है उसमें दो चीजें हैं, एक तो जुलाई रेवोल्यूशन और दूसरा ग्रीक रेवोल्यूशन। ठीक है, तो जुलाई रेवोल्यूशन जो है वो दो जगह पे हुआ था, फ्रांस में और बेल्जियम में। बात करते हैं फ्रांस की। याद है बच्चों 1815 में जब ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई थी, मतलब जब नेपोलियन को हराया गया था इन द बैटल ऑफ वाटरलू, तो 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना साइन होती है। उसके हिसाब से फ्रांस के अंदर फिर से बर्बोन डायनेस्टी को वापस ला देते हैं, मतलब के मोनार्की फिर से एस्टेब्लिश कर देते हैं। तो इसी बात का बुरा लगता है लिबरल नेशनलिस्ट लोगों को, जो रेवोल्यूशनरीज भी होते हैं। तो यही लोग मिलके ये ट्राई करते हैं कि चलो राजा को हटा देते हैं, मतलब मोनार्की हटा देते हैं और हमारे देश में फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ला देते हैं। तो ये लोग मोनार्की को हटाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्थापित कर देते हैं और इसमें राजा बनाते हैं लुई फिलिप को। तो यहाँ पे क्या होता है कि राजा तो रहेगा, लेकिन जो राजा होगा उसकी अनलिमिटेड पावर नहीं होगी, देश को चलाया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो ये हो गया फ्रांस की बात कि फ्रांस में क्या हुआ था। अब बात करते हैं बेल्जियम की। बच्चों बेल्जियम भी यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड का पहले पार्ट था और वहां के लोग चाहते थे आजादी, वो भी लोग अपना एक नेशन स्टेट बनाना चाहते थे। तो ये लोग फिर अपना रिवोल्ट करते हैं और रिजल्ट ये आता है कि बेल्जियम फिर यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड से टूट जाता है, उससे अलग हो जाता है और वो एक आजाद देश बन जाता है। तो ये हो गई बात कि जुलाई रेवोल्यूशन कहां पे हुआ था, दो जगह पे हुआ था, एक फ्रांस में और दूसरा बेल्जियम में। फ्रांस में 1815 के बाद जो होता है लिबरल नेशनलिस्ट ने जो किया वो, फिर दूसरा बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड से आजाद हो जाता है वो। अब बात करते हैं ग्रीक रेवोल्यूशन की। तो बच्चों 15वीं सेंचुरी से ग्रीस जो है वो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था। ठीक है, तो ये भी बहुत पहले से किसी बड़ी पावर के अंडर थे। तो ये लोग भी चाहते थे आजादी, ये लोग भी अपना एक नेशन स्टेट बनाना चाहते थे। तो इनके लोग भी करते हैं रिवॉल्ट। 1821 में ग्रीस में रिवॉल्ट स्टार्ट हो जाता है। तो इनको पता चलता है कि ये लोग उतने ताकतवर तो है नहीं, दे आर नॉट वेरी पावरफुल। तो ग्रीक लोग पावरफुल थे नहीं, तो जो पावरफुल नहीं होता वो दूसरे पावरफुल लोगों की सपोर्ट मांगता है ना, हेल्प मांगता है। तो ग्रीक को हेल्प करने के लिए वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज आती हैं, ग्रीक को हेल्प करती है। और ग्रीक के अंदर अंदर ही जो उसके आर्टिस्ट होते हैं, आर्टिस्ट मतलब के पोएट्स, पेंटर्स, ठीक है, जो नॉवेल लिखने वाले, ऑथर्स, ये सब मिलके ग्रीक के लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को पैदा करने के लिए काफी सारे एफर्ट्स करते हैं। ठीक है, तो ग्रीक को दो तरह से हेल्प मिलती है, एक तो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हेल्प देती है और दूसरी उसके आर्टिस्ट हेल्प करते हैं। इसी वजह से फिर एंडिंग में 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन होते ही ग्रीस आजाद हो जाता है और वो एक नेशन स्टेट बन जाता है। ऑलराइट बच्चों, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग्स। तो सबसे पहले बात करते हैं नेशनलिज्म के बारे में। तो नेशनलिज्म की फीलिंग क्या सिर्फ वॉर और टेरिटोरियल एक्सपांशन को लेकर ही होती है? नहीं, एक और चीज होती है जो नेशनलिज्म की फीलिंग को बढ़ा सकती है, वो है कल्चर। क्योंकि जब लोग इमोशनली जुड़ते हैं ना किसी के साथ, जब नेशनलिज्म के साथ इमोशनली जुड़ जाते हैं अपने कल्चर की हेल्प से, उसी को बोलते हैं रोमांटिसिज्म। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों। व्हाट इज रोमांटिसिज्म? इट इज अ कल्चरल मूवमेंट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटिमेंट्स। एक टाइप का कल्चरल मूवमेंट जिससे आम जनता के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप होती है, नेशनल सेंटिमेंट्स को डेवलप करता है, अपने देश के प्रति प्यार को डेवलप करता है। और इसी वजह से सारे आर्टिस्ट मिलके ये एफर्ट करते हैं अपनी राइटिंग से, अपनी पोएट्री से, स्टोरी से, डांस, म्यूजिक, इन सब से ये एफर्ट करते हैं ताकि लोगों के मन में ये कल्चरल फीलिंग, ये नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हो सके। और इसी तरह के एक फिलोसोफर थे जिनका नाम था जॉन गॉटफ्राइड, ये भी बहुत फेमस है। इनके बारे में भी बच्चों आपको नोट डाउन करना चाहिए। ठीक है, इनके बारे में दो पॉइंट आप नोट डाउन कर लेना जो इन्होंने कल्चर के बारे में बोला था। इन्होंने क्या बोला था? द रियल कल्चर वॉज द कल्चर ऑफ द कॉमन पीपल, डास वॉक। तो आपको अगर किसी भी देश का रियल कल्चर जानना है तो आपको वहां के राजा महाराजा या फिर वहां के अमीर लोगों के घर में जाने की जरूरत नहीं है। आपको अगर जानना है सही में तो आप वहां की आम जनता के पास जाइए, वहां पे रहिए, तब आपको पता चलेगा कि वहां का रियल कल्चर क्या है।
दूसरी बात ये बोली थी, द कल्चर इज द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन, वॉक जीस्ट, किसी भी देश की सच्ची आत्मा जो है वो वहां का कल्चर होता है। तो ये दो बातें आपको मेन याद रखनी है कि जॉन गॉटफ्राइड ने कल्चर के बारे में कौन सी दो बातें बोली हैं, ठीक है। और अब हम रोमांटिज्म को और भी अच्छे से समझने के लिए एक स्टोरी देखते हैं जिसमें रशिया है और पोलैंड है। तो आपको बच्चों 1815 की ट्रीटी ऑफ वियना याद होगी, उसमें ज्यादातर जो पोलैंड का पोर्शन था वो रशिया को दे दिया गया था, तो रशिया उसको कंट्रोल कर रहा था। अब कंट्रोल करने वाली जो पावरफुल फोर्स होती है ना, जो पावरफुल किंगडम, वो अपना ही सब कुछ चलाती है, राइट। उनकी लैंग्वेज, उनका ही सब कुछ चलाने का स्टार्ट करेगी। तो वैसे ही रशिया में था रशियन लैंग्वेज और पोलैंड में पोलिश लैंग्वेज वो लोग बोलते थे। बट रशिया ने अपनी लैंग्वेज को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया, फोर्सिबली, जबरदस्ती इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया कि भाई अब तुम्हारी पोलिश लैंग्वेज गई, अब आपके स्कूलों में और चर्चेस में सिर्फ और सिर्फ रशियन लैंग्वेज में ही सब कुछ सिखाया जाएगा। बट फिर भी पोलैंड के लोग इससे नाराज थे। पोलैंड के लोग चाहते थे कि हमारी लैंग्वेज, हमारा कल्चर छीना जा रहा है, तो ये लोग इसका विरोध करते हैं। ये लोग रशिया के कहने के बावजूद ये लोग स्कूल्स में और चर्चेस में पॉलिश लैंग्वेज का ही यूज करते हैं। तो जो प्रीस्ट और जो टीचर्स इस तरह से विरोध करते हैं ना, उनको उठा के जेल में डाल दिया जाता है और कई सारे लोगों को तो साइबेरिया भेज दिया जाता है। साइबेरिया में बहुत ठंडी पड़ती है, तो वहां पे कोई भी इंसान जाएगा तो बहुत दिन तक जिंदा नहीं रह सकता, तो मर जाएंगे, राइट। तो मरने के लिए भेज दिया। अब हम जानते हैं बच्चों, ये जो 1831 का रिवॉल्यूशन होता है ना, जो इन्होंने स्टार्ट किया था रशिया के खिलाफ, वो अनसक्सेसफुल था क्योंकि उस टाइम पे रशिया बहुत पावरफुल था। तो रशिया ने बहुत ही इजीली इन लोग को दबा दिया, चुप करा दिया। तो ये रेवोल्यूशन तो अनसक्सेसफुल था, इसकी हैप्पी एंडिंग तो देखी नहीं हमने। बट इससे आपको क्या पता चलता है बच्चों कि लोग किस तरह से इमोशनली कनेक्ट होते हैं अपनी लैंग्वेज से, अपने कल्चर से। किस तरह से पोलैंड के लोग अपनी पॉलिश लैंग्वेज और कल्चर से इमोशनली कनेक्टेड थे। इसी को बोलते हैं नेशनलिज्म की फीलिंग, जो कि रोमांटिसिज्म कहलाती है स्पेसिफिकली। और इसी को लेकर बहुत सारे आर्टिस्ट, मतलब इनफैक्ट सारे आर्टिस्ट और पोएट्स इन्हीं फीलिंग्स को डेवलप करने के लिए, कल्चर और लैंग्वेज की इन्हीं फीलिंग्स को डेवलप करने के लिए एफर्ट करते थे, जिससे कि नेशनलिज्म की फीलिंग बनी रहे और रोमांटिसिज्म की वजह से नेशनलिज्म की फीलिंग बनती है। ओके बच्चों, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको हर टॉपिक के लिए इस तरह से एक छोटा सा माइंड मैप बना के रखना है याद, ताकि आप हर चैप्टर के हर टॉपिक को फटाफट रिवाइज कर सको बच्चों। तो बच्चों अब बात करते हैं न्यू टॉपिक 3.2, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉर्ड। तो ऐसा क्या हुआ था, यूरोप के अंदर 1830s में बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप लोगों को सहन करनी पड़ी थी। कौन कौन से ऐसे रीजन थे? फर्स्ट रीजन ये था कि वहां की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। 1830s में यूरोप की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन भी क्रिएट हो गई और गांव के लोग फिर शहरों में आने लगे जॉब की तलाश में, काम की तलाश में। बट उतना काम तो सिटीज में मिलेगा नहीं, तो ये लोग अपने लिए रहने के लिए शहर के बाहरी इलाकों में झुपड़पट्टियां बना के रहने लगे, दैट इज स्लम्स क्रिएशन। दूसरी बात यह है कि उस टाइम पे ज्यादातर जो सामान था यूरोप के अंदर वो इंग्लैंड में से ही आता था, तो इंग्लैंड की मशीनों से बना हुआ सामान जो कि सस्ता था वो यूरोप की बाकी कंट्रीज में आता था। तो इससे होता क्या था, स्मॉल स्केल जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको नुकसान होने लगा। लोकल प्रोड्यूसर्स के पास में सामान फिर कौन लेगा? अगर अच्छी क्वालिटी का सस्ता सामान इंग्लैंड से मिल रहा है तो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर से लेने के लिए सब लोग मना करेंगे, यही हुआ। और इसके साथ साथ एक और पॉइंट, बैड हार्वेस्ट। तो उस टाइम पे फसल भी खराब हो गई थी। अगर अनाज की कीमत होगी कम, अगर अनाज कम होगा, ठीक है, और लोग खाने वाले ज्यादा हैं तो फूड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं और उसी के साथ साथ में लोग और भी गरीब होने लगते हैं, ठीक है। और ज्यादातर इसमें सबसे ज्यादा असर किस पे पड़ता है? उन लोग पे पड़ता है जो लोग विलेज में से निकल के शहर में आ गए थे नौकरी की तलाश में, सबसे ज्यादा असर उनके ऊपर पड़ता है। और अमीरों पे असर बिल्कुल नहीं पड़ता क्योंकि उनके पास था पैसा, फिर भले महंगाई बढ़ जाए तो भी उनको कोई टेंशन नहीं। तो ये होता है सब कुछ जो आपने समझा कि यूरोप में हार्डशिप बढ़ने का क्या रीजन था। ये 3 मेन रीजन थे उसके। अब बात करते हैं बच्चों 1848 फ्रांस में भी एक रिवॉल्ट होता है। आपको पता है कि 1815 में क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ वियना जब साइन हुई थी तब बर्बन डायनेस्टी के लोग आ गए थे, फिर उनको भी हटा के फ्रांस लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ला दी थी, किंग फिलिप को राजा बनाया था। बट फिर भी जब सिचुएशन खराब हो जाती है तो फ्रांस में, पेरिस के शहर में लोग सड़कों पे निकल के आ जाते हैं और ये माहौल देख के
फिलिप को पुराना वाला टाइम याद आता है, तो किंग फिलिप वहां से डर के भाग जाता है, ठीक है। और लोगों को फिर ये सोचना पड़ता है कि अब देश को तो चलाना होगा ना किसी न किसी को, तो लोग नेशनल असेंबली को सेटअप करते हैं और वही नेशनल असेंबली फिर फ्रांस को एज अ रिपब्लिक डिक्लेयर कर देती है, ठीक है। अब इसी नेशनल असेंबली ने कुछ चेंजेस करे थे फ्रांस के अंदर। दो मेन चेंजेस हैं, एक तो है कि वोटिंग राइट्स अब सबको मिल गया था, ऑल मैन गॉट वोटिंग राइट्स ऑफ अबव एज 21। जो भी मैन अबव एज 21 है उनको वोटिंग राइट्स मिलेगा। मतलब वुमन को मिलेगा नहीं, वुमन को नहीं। दूसरा पॉइंट ये है, राइट टू वर्क वाज गारंटीड, मतलब कि अब सबको काम मिलेगा, गारंटीड सबको काम मिलेगा। अब इससे ऑब्वियसली एक प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम काफी कम हो गई, ठीक है। तो ये हो गया फ्रांस के बारे में। दूसरा आपको याद रखना है 1845 में सिलेसिया में जो रिवॉल्ट होता है वो किसके बीच में होता है? वो होता है वीवर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स, वीवर्स और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में होता है। रीजन क्या था रिवॉल्ट का? रीजन ये था कि कॉन्ट्रैक्टर ने इन वीवर्स के वेजेस को, पगार को कम कर दिया था, इसीलिए। तो ये सारे वीवर्स पहुंच जाते हैं कॉन्ट्रैक्टर के घर अटैक करने के लिए और कॉन्ट्रैक्टर वहां से भाग जाता है, वो नजीक के गांव में जाके छिप जाता है। बट उस गांव के लोग भी उसको हेल्प करने से मना कर देते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर फिर वहां से जाता है आर्मी वालों के पास में और आर्मी की प्रोटेक्शन मांगता है कि प्लीज मुझे बचाओ, ये वीवर्स मुझे मार देंगे, ऐसा। तो आर्मी और वीवर्स में फाइट होती है। ऑब्वियसली आर्मी के पास होते हैं मॉडर्न हथियार, वीवर्स तो बेचारे एकदम सिंपल इंसान होते हैं। तो 11 वीवर्स मर जाते हैं, 11 वीवर्स मर जाते हैं और ये रिवॉल्ट फेल हो जाता है। बट ये रिवॉल्ट तो फेल हो गया, बट फिर भी पूरे यूरोप में चारों तरफ रिवॉल्ट ही रिवॉल्ट हो रहे थे। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे। 3.3 द रेवोल्यूशंस ऑफ द लिबरल्स। ये लिबरल्स कौन लोग थे? आपको याद होगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद सोसाइटी में एक नई क्लास उभर के आई थी, जो थी एजुकेटेड मिडिल क्लास। जो लोग ना तो ज्यादा गरीब थे ना तो ज्यादा अमीर थे, बट एजुकेटेड थे। तो इन लोगों ने ही ये रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था। इनकी दो तरह की डिमांड थी। एक तो ये था कि दे वांटेड अ नेशन स्टेट, उनको एक देश चाहिए था। दूसरा, एक ऐसा देश जो पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स को फॉलो करता हो, मतलब कि उसका खुद का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसके हिसाब से देश चलेगा। और दूसरा, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एसोसिएशन, मतलब कि वो अपने प्रेस में, मतलब न्यूज़पेपर्स में, बुक्स में, इन सब में जो भी आर्टिकल्स, जो भी कुछ लिखना चाहे वो लिख सके, अपने आप को एक्सप्रेस कर सके और खुद का एसोसिएशन जो इतना बनाना हो वो बना सके। बाद में हम लोग बात करते हैं जर्मन रीजन्स की। तो यहाँ पे एजुकेटेड मिडिल क्लास लोगों ने मिलकर अपनी एक असेंबली बनाई जिसका नाम था ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। ये लोग 831 इलेक्टेड मेंबर्स थे। इलेक्टेड मेंबर्स मतलब इन लोगों को जर्मन रीजन्स के सभी लोगों ने इलेक्ट किया था। सभी लोग मतलब के एजुकेटेड लोग, अनएजुकेटेड लोग, जिसमें पीजेंट्स, वर्कर्स, आर्टिशंस, सब लोगों ने मिलके इनको इलेक्ट किया था। तो इनका क्या नाम था? ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। अब ये लोग 1831 में इकट्ठा होते हैं। सेंट पॉल चर्च होता है फ्रैंकफर्ट में, वहां पे इकट्ठा होते हैं। तो वहीं से ये लोग कहलाते हैं द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, राइट। अब ये लोग आगे जाके अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं जिसके हिसाब से देश चलेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। धीमे धीमे क्या होता है कि ये लोग अनएजुकेटेड लोगों की बातों को फिर इग्नोर करने लगते हैं, उनकी डिमांड्स को इग्नोर करते हैं। जैसे आर्टिशंस, वर्कर्स, पीजेंट्स, इनकी डिमांड्स को इग्नोर करने लगते हैं। तो बदले में इनको सपोर्ट फिर नहीं मिलता। अब होता क्या है कि पीजेंट्स लोग, वर्कर्स और आर्टिशंस, ये लोग फिर अपना सपोर्ट वापस ले लेते हैं। तो ये पार्लियामेंट की पावर धीमे धीमे कम हो जाती है, ठीक है। और इसके बाद भी फिर भी ये लोग जो होते हैं 831 पार्लियामेंट मेंबर्स, ये लोग आगे जाते हैं किंग ऑफ प्रूशिया से मिलने के लिए, जिसका नाम था फ्रेडरिक विलियम IV। क्यों किंग ऑफ प्रूशिया से मिलते हैं? क्यों किंग ऑफ जर्मनी से नहीं? क्योंकि उस टाइम पे जर्मन नेशन स्टेट था ही नहीं। जर्मनी जैसा कोई देश था ही नहीं, सिर्फ जर्मन के जो रीजन्स थे वो इनके अंडर आते थे, इसलिए। तो यहाँ के राजा को पता था कि हाँ, इन लोग को तो उतना सपोर्ट अब मिलता नहीं है, तो इसने अपनी आर्मी बुलाई और इनको सप्रेस कर दिया, इनको चुप करा के भगा दिया। मतलब यहाँ पे ये मूवमेंट फेल हो जाता है। अब आपको पता चला बच्चों कि ये मूवमेंट क्यों फेल होता है। इसके दो रीजन है मेन। देखो, एक रीजन तो ये होता है कि ये लोग जो वर्कर्स और पीजेंट्स का सपोर्ट है वो नहीं मांगते, ठीक है। तो वर्कर्स और पीजेंट्स की डिमांड्स को इग्नोर करते हैं, तो उनका सपोर्ट चला जाता है, जिस वजह से आर्मी बुलाई जाती है, ट्रुप्स बुलाई जाती है और उस असेंबली को डिसबैंड कर दिया जाता है। मतलब कि असेंबली जो थी, जो इलेक्टेड मेंबर्स थे, वो सब था, वो सब कुछ खत्म, उन सबको हटा दिया जाता है। आगे
अब मोनार्क्स को एक बात ये समझ में आ गई थी कि हम लोग ज्यादा टाइम तक इन एजुकेटेड लिबरल्स को रोक नहीं पाएंगे। हो सकता है एक ऐसा टाइम है जब ये लिबरल्स जीत जाएंगे, तो इसीलिए हमें इनको रोकना होगा। इनको चुप कराने के लिए हमें कुछ कंसेशंस देने पड़ेंगे, जिससे ये लिबरल रेवोल्यूशनरीज शांत हो जाएं और आगे जाके सोसाइटी में इस तरह का अनरेस्ट, इस तरह का रिवॉल्ट ना क्रिएट करे। तो वो कंसेशंस क्या थे वो आपको याद रखना है बच्चों। देखो, दो तरह के कंसेशंस थे। सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर वर एबॉलिश्ड बोथ इन हैब्सबर्ग डोमिनियन एंड इन रशिया। तो हैब्सबर्ग में और रशिया में सर्फडम और बॉन्डेड लेबर जो चल रहा था पहले से, उसको हटा दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया। सेकंड पॉइंट, हंगेरियंस वर ग्रांटेड ऑटोनॉमी इन 1867। तो हंगेरियंस को आजादी दे दी गई, उनको अपने हिसाब से रहने को आजाद कर दिया कि जैसे आपको रहना है, जिस तरह से आपको अपने इलाके को चलाना है आप चलाइए। तो बच्चों, इस तरह से जब आप किसी भी टॉपिक का माइंड मैप बनाते हो, उसके नोट्स बनाते हो, तो आपको वो फाइनल एग्जाम में बहुत काम में आता है, इवन बोर्ड एग्जाम में भी। क्योंकि जब आपने नोट्स बनाए होंगे, जब आपने माइंड मैप बनाया होगा, पूरा याद किया होगा, समझा होगा, तो आपको रिवाइज करने में आसानी होगी और आपको फटाफट रिवाइज हो जाएगा। एग्जाम के टाइम पे भी आपको फिर ये याद आ जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं मुझे, और मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।